हेलो। आज मैं बीएससी होम साइंस पार्ट 3 के न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 4 से न्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा करूंगी। मैं डॉक्टर कल्पना झा, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज देवेंद्र नगर से हूँ। न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड एक वृहत मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल का एक अणु हजारों मैक्रोमोलिक्यूल्स का बना होता है। इन इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में जाना जाता है। ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जिसमें न्यूक्लिक एसिड विद्यमान रहता है उन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। इसका नाम न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों पड़ा? क्योंकि यह न्यूक्लियस में पाया जाता है और इसका नेचर एसिडिक होता है। ये पाया कहाँ जाता है? ये जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं उन सभी में पाया जाता है, यहाँ तक कि वायरस में भी पाया जाता है। ये जीन्स का एक अनिवार्य घटक है। जीन्स जो कि क्रोमोसोम्स के घटक होते हैं और हमें अनुवांशिक गुणों का संवहन करने में सहायता करते हैं। हमें जो अपने माता पिता से, हमारे दादा दादी से, नाना नानी से जो गुण मिलते हैं वे सारे के सारे गुण जो है हमें वंशानुक्रम के द्वारा इन्हीं जीन्स के माध्यम से मिलते हैं। इसकी खोज जो थी सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने करी। फ्रेडरिक मिशर ने इसको कोशिकाओं के नाभिक से, पस सेल के जो नाभिक थे, न्यूक्लियस था, उससे इसने प्राप्त किया और उसने बताया कि एक नॉन प्रोटीन एसिडिक पदार्थ है। इसका नाम अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड रखा। न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए कहते हैं, और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक डीएनए का, एक आरएनए का। एक में डबल स्ट्रक्चर है, हेलिकल है, और एक में सिंगल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बना हुआ है। यदि हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इट मींस जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स के बहुत से अणु विद्यमान रहते हैं। ये उसके बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि एमिनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वह न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब न्यूक्लिक एसिड को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में कन्वर्ट होता है, और न्यूक्लियोटाइड्स को जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वह दो पार्ट में डिवाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड्स जो रहते हैं उनमें दो कंपोनेंट रहते हैं। पहला रहता है नाइट्रोजनस बेस और दूसरा रहता है शुगर। शुगर जो रहती है इसमें दो प्रकार की होती है, एक राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में क्या डिफरेंस होता है? डीऑक्सी राइबोज में ऑक्सीजन की एक अणु कम हो जाता है, डीऑक्सी वो एक अणु कम हो जाता है, और ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस देखिए, यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पिरामिडिन्स। पिरामिडिन्स जो रहते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। इसमें से साइटोसिन आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है, यूरेसिल और थाइमिन एक आरएनए में और एक डीएनए में पाया जाता है। प्यूरिन्स एडेनिन एंड गुआनिन होते हैं, यह आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। जब हम कंपोजिशन देखते हैं डीएनए का और आरएनए का, तो सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए के कंपोजिशन में क्या क्या चीजें रहती है। डीएनए के कंपोजिशन में सबसे प्यूरिन्स के रूप में क्या रहता है? एडेनिन एंड गुआनिन। पिरामिडिन्स रहते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। पेंटोज शुगर रहती है जो डीऑक्सी राइबोज होती है। उसके अलावा फास्फोरिक एसिड। उसी प्रकार से जब हम आरएनए का कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें प्यूरिन्स के रूप में एडेनिन गुआनिन रहते हैं, पिरामिडिन्स के रूप में साइटोसिन एंड यूरेसिल रहता है। यहाँ पर देखिए डीएनए और आरएनए में, डीएनए में थाइमिन था जबकि आरएनए में यूरेसिल है। उसी प्रकार से जो पेंटोज शुगर है वह राइबोज रहती है आरएनए में, फास्फोरिक एसिड दोनों में कॉमन। जब हम न्यूक्लियोसाइड की देखते हैं, रचना देखते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड जो रहता है जब राइबोज या डीऑक्सी राइबोज प्यूरिन या पिरामिडिन बेस, प्यूरिन और पिरामिडिन बेस से जब जुड़ते हैं
तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। और ये इनका जो कॉन्जुगेशन होता है, ये एक दूसरे से जब जुड़ते हैं, मतलब शुगर एंड नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसे बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड के द्वारा यह जुड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जब न्यूक्लियोसाइड हो गया, अब न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है। किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है, न्यूक्लिक एसिड के। जब न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स जब देखा जाता है, तो उसमें आपको बताया कि उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, नाइट्रोजन बेस रहेगा, शुगर रहेगा, और एक या अधिक फास्फेट ग्रुप रहेगा। फास्फेट ग्रुप मतलब H3PO4, ये इसमें रहता है। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, पिरामिडिन का स्ट्रक्चर और नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर है। आप देखिए पिरामिडिन का जो बेस है, पिरामिडिन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें दो चीज दी हुई है, साइटोसिन एंड थाइमिन दिया हुआ है। ये जो रहते हैं 6 कार्बन एटम्स रहते हैं इसमें, 6 मेंबर्ड रिंग है, जो कि एक रिंग स्ट्रक्चर है। और इसमें आप देखेंगे, इसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन है पिरामिडिन्स में। और प्यूरिन्स में आप देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर डबल है, एक है हेक्सागोनल है और एक पेंटागोनल है। पिरामिडिन्स केवल हेक्सागोनल होते हैं, जबकि प्यूरिन्स में हेक्सागोनल के साथ पेंटागोनल भी जुड़ा हुआ है, मतलब एक 6 मेंबर्ड एंड एक 5 मेंबर्ड रिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। इनमें भी आप देखिए, चूंकि हम नाइट्रोजन बेस देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें भी नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके नंबर 1 पोजीशन, नंबर 3 पोजीशन, नंबर 7 पोजीशन और नंबर 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन है, जबकि पिरामिडिन्स में नंबर 1 पोजीशन और नंबर 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन के अणु विद्यमान है। उसी प्रकार से आप देखिए पेंटो शुगर है, मतलब 5 मेंबर्ड, यहाँ पर 5 में मेंबर है। पेंटो शुगर नाम से ही समझ में आ रहा है, पेंटो शुगर है। और जो फास्फेट रहता है वो एक या अधिक रहता है, जिसका फॉर्मूला है H3PO, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिखा है सामने। अब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के लिए ये जब सारी चीजें एक दूसरे से मिलती है, मतलब पेंटो शुगर मिलेगा, नाइट्रोजन बेस मिलेगा और फास्फेट मिलेगा, ये तीनों जब एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे तो निर्माण किसका होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होगा। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फास्फेट, ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन होता है। जो नाइट्रोजन बेस और शुगर एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है। उसी प्रकार से जब शुगर और फास्फेट जुड़ते हैं तो इसमें एक फास्फेट हमेशा 2 शुगर के साथ में जुड़ता है, और इसके बीच में जो बॉन्ड रहता है उसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, इसीलिए इसको डाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जब दोनों टाइप्स आपको बताया, डीएनए और आरएनए, अब हम पढ़ते हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या है। अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर देखा ये टोटल न्यूक्लिक एसिड का था, तो अब डीएनए क्या होता है। डीएनए जो रहता है यह प्राणियों के शरीर में उपस्थित एक प्रमुख जीव रासायनिक यौगिक है, जो क्रोमोसोम्स में प्रोटीन के साथ पाया जाता है, या क्रोमोसोम्स के अंतर्गत पैतृक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। इसकी रचना जो रहती है वो थ्रेड लाइक रहती है, और इसका जो अणुभार है वो 6 to 100 मिलियंस तक होता है, और 20,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के एक अणु में विद्यमान होते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें एक ब्लू लाइन है, 2 ब्लू लाइन है, जो कि शुगर और फास्फेट से बनी है, जो कि इसकी बैकबोन है। उसके अलावा आप देखेंगे अंदर के तरफ में पेयर्स हैं जो कलर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे एडेनिन और थाइमिन का पेयर है, और दूसरा है ग्वानिन एंड साइटोसिन का पेयर है। ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। डीएनए जो है प्रमुख रूप से क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, परंतु कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी उपस्थित रहते हैं। डीएनए प्रमुखतः 3 यौगिक संगठनों से बनता है। सबसे पहले शर्करा जो कि डीऑक्सीराइबोज होती है, दूसरा फास्फोरिक एसिड H3PO4, और तीसरा रहता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इसमें प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स सदैव बराबर मात्रा में रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर A इक्वल टू T, मतलब A मतलब क्या है, एडेनिन एंड थाइमिन। जो पिछले वाले डायग्राम में आपको बताया था कि एडेनिन एंड थाइमिन हमेशा एक दूसरे के साथ में रहेंगे, उसी प्रकार से साइटोसिन एंड ग्वानिन ये दोनों एक साथ यहाँ पर
रहते हैं। वॉटसन एंड क्रिक्स ने बेस पेयरिंग का एक डायग्राम बताया था। तो देखिए यहाँ पर है थाइमीन के साथ में एडेनिन है जो शुगर के साथ जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ जुड़ा है। वो इस प्रकार से ये बेस पेयर्स कहलाते हैं, जो पिछले डायग्राम में आपको बेस पेयर दिखाया था। वॉटसन एंड क्रिक्स ने 1953 में डीएनए की रचना का एक मॉडल तैयार किया। उनके अनुसार डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड रचना जो है वो डबल हेलिकल के रूप में पाई जाती है। ये जो डबल हेलिकल है, इट मीन्स इसमें रचना जो रहती है वो कुंडलित होती है, और यह जो कुंडल रहता है ये एक दूसरे से अपोजिट रहता है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहता है, एंटी पैरेलल रहता है। दोनों श्रृंखलाएं असमानांतर होती है। एडेनिन का संयोग हमेशा थाइमीन के साथ होता है और इनके दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स उपस्थित रहते हैं। उसी प्रकार से ग्वानिन का संयोग हमेशा साइटोसिन के साथ होता है और इसके बीच में हम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। डीएनए में प्यूरिन और पिरामिडिन दोनों बराबर मात्रा में रहते हैं। डीएनए का मॉलिक्यूलर रिफ्लेक्शन किया जा सकता है। ये जो रचना दिखाई दे रही है ये पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड्स की ही रचना रहती है। अब डीएनए क्या महत्व है डीएनए का हमारे जीवन में? डीएनए का सबसे ज्यादा महत्व है हमारे आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजना। जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके समान हम दिखते हैं, हमारी बोलचाल रहती है और बहुत से गुण हमको अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, तो इसके लिए डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा होता है डीएनए जो है वह आरएनए का निर्माण भी करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक है, और प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह जितने भी हमारे बॉडी में बायोकेमिकल क्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, उन सबको ये रेगुलेट करने का काम करता है। डीएनए परमानेंट होता है, इसकी म्यूटेशन की संभावनाएं नहीं होती है। डीएनए मेमोरी को बढ़ाने में सहायक होता है। डीएनए में उपस्थित जो कोड मैसेजेस है उसका ट्रांसफर हो सकता है। अब हम देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए क्या है? जिस पर न्यूक्लिक एसिड के 2 पार्ट थे, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। आरएनए जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है। इसमें क्या क्या चीजें रहती है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थाइमिन की जगह यूरेसिल यहाँ पर प्रेजेंट है। आरएनए जो रहता है यह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में यह न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। इसमें राइबो शुगर पाई जाती है। इसमें पिरामिडिन बेस साइटोसिन और यूरेसिल होता है, और प्यूरिन बेस में इसमें एडेनिन एंड गुआनिन होता है। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला, सिंगल श्रृंखला होती है। श्रृंखला से आरएनए का एक अणु बनता है। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से जाना जाता है। आरएनए में डीऑक्सीराइबोस के स्थान पर राइबो शुगर पाई जाती है। थाइमिन नहीं पाया जाता, उसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यह सिंगल स्ट्रैंड से बनता है और ये वापस मुड़ करके हेयर पिन के समान रचना बना देता है। यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन और एडेनिन और यूरेसिल बराबर मात्रा में नहीं होते हैं, जबकि डीएनए में जो पिरामिडिन्स और प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स रहते हैं हमेशा इक्वल नंबर में रहते हैं, लेकिन आरएनए में ये इक्वल नंबर में नहीं रहते हैं। आरएनए के कार्यों के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इट मींस, नाम से ही समझ में आ रहा है, मैसेज प्रोवाइड करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज को देना। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए से जेनेटिक संदेश साइटोप्लाज्म को यह भेजता है। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जिसको सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। सॉल्युबल मतलब जो कि वो घुल जाता है। इसका कार्य एमिनो एसिड का ट्रांसफर राइबोसोम तक करना है, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी मदद मिल सके। और हर एक अमीनो एसिड के लिए एक अलग से आरएनए प्रेजेंट रहता है। फिर राइबोसोमल आरएनए, यह कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए का 80% भाग बनाता है। राइबोसोम की तरह राइबोसोम एक तरह का न्यूक्लियोप्रोटीन है जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। और चौथा रहता है वायरल आरएनए। वायरल आरएनए वायरस में पाया जाता है। यह वायरस जेनेटिक गतिविधियों को संपन्न करता है, इसलिए इसको जेनेटिक आरएनए भी कहा जाता है। नीचे डायग्राम दिख रहे हैं आपको। मैसेंजर आरएनए,
राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, इस तरीके से ये राइबोसोम्स रहते हैं। मेन